गडकरी कई ऐसे फैसले ले रहे थे जो अडवाणी कैंप को अच्छे नहीं लग रहे थे और अडवाणी जी का जो पूरा खेमा था उस वक्त बीजेपी में वो पूरी तरह से गडकरी के खिलाफ था। बोले भाई मैंने तो कहा था एमपी बनाओ, अब तुमने पीएम बना दिया तो भुगतो। अरुण जेटली के कहने पर ही चिदम्बरम जी ने आदमी गडकरी जी के आगे ये इस तरह की अफवाह बहुत चली थी। अब कितना सच है चिदम्बरम जी जाने या अरुण जेटली जी तो है नहीं। अटल जी कुछ बोले इसके पहले ही कल्याण सिंह कहते हैं, जो उस वक्त साथ में खड़े हुए लोगों ने बताया हम लोगों को कि अटल जी बाकी तो सब ठीक है लेकिन डॉक्टर राय का ट्रांसफर रोकने को मत कहिएगा। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कुछ किस्से, कुछ बातें लेकर, और हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कुछ वो किस्से, कुछ वो कहानियां आप तक पहुंचाने की जो कैमरे के यानी कि ऑफ द कैमरा जो हैं वो होती हैं, और वो किस्से, कहानियां, जो बड़ी घटनाएं आप देखते हैं उनके पीछे आखिर किस तरीके से वो घटित हुई हैं, उनका इतिहास क्या है, और इस इतिहास को बताने के लिए हर बार हमारे साथ जो हैं वो जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी। और इस बार भी विनोद जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, इसका इंतज़ार हमारे दर्शकों को रहता है कि वो कहानियाँ, वो किस्से जो अखबारों में नहीं छपे, जो टीवी की हेडलाइंस उस वक्त में नहीं बने, लेकिन बड़ी घटनाएं, उनके पीछे कुछ किस्से होते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो नया कार्यकारी अध्यक्ष मिला है नितिन नवीन के रूप में, तो मैं तो उसको कहता हूँ नित्य नवीन भाजपा। तो एक सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि नितिन नवीन जी बिहार में बीजेपी प्रवक्ता थे, मंत्री थे, 4-5 बार के विधायक हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनको कोई बहुत लोग नहीं जानते थे उस तरह से। अभी तक अध्यक्षों के बारे में, जैसे मान लीजिए लोग नितिन गडकरी से उनकी तुलना करते हैं। नितिन गडकरी जब बने थे अध्यक्ष तो 2009-10 की बात है, तब भी हालांकि उस वक्त जो नेता थे बीजेपी में, उस वक्त बड़े कद के तमाम नेता थे। आडवाणी जी खुद एक्टिव थे उस समय, अटल जी उस तरह सक्रिय भले नहीं थे लेकिन फिर भी बीजेपी पर उनका प्रभाव था। जोशी जी एक्टिव थे, वेंकैया नायडू थे, राजनाथ सिंह भी एक बार के अध्यक्ष रह चुके थे, और तमाम, अरुण जेटली थे, सुषमा जी थी। उस सबके बीच में नितिन गडकरी का कद जरूर उतना वैसा नहीं था जैसा कि उस वक्त राष्ट्रीय नेताओं का था, लेकिन नितिन गडकरी अननोन नहीं थे। नितिन गडकरी मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके थे, नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उनका आशीर्वाद पूरा प्राप्त था, और मुंबई में वो जब शिवसेना बीजेपी सरकार थी उसमें पीडब्ल्यू मिनिस्टर के रूप में उन्होंने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया था, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। देश का पहला एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो बना, वो भी उनका, उससे भी ख्याति तो थी एक काम करने वाले नेता के रूप में। हाँ, जब उनको एकदम से उनका नाम आया तो थोड़ा आश्चर्य लोगों को हुआ था, लेकिन नितिन नवीन जैसा आश्चर्य नहीं हुआ था। नितिन नवीन का तो एकदम ही बिल्कुल कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। नितिन गडकरी के पीछे क्या कहानी थी सर, जरा इसका भी अगर कुछ हो तो। देखिए, नितिन गडकरी के पीछे कहानी ये थी कि नितिन गडकरी मुंबई की राजनीति में उनको प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे का जो वर्चस्व था उस वजह से उनको किनारे लगा दिया गया था बीच में, और वो काफ़ी मंत्री होने के बाद मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बाद में एकदम से वो हाशिए पर चले गए थे, क्योंकि उस वक्त जो महाराष्ट्र की राजनीति थी उसमें प्रमोद महाजन और मुंडे, गोपीनाथ मुंडे, इनका वर्चस्व था और इनकी चलती थी। लेकिन 2005 में जब प्रमोद महाजन की दुखद मृत्यु हुई, मतलब जिस तरह से उनकी, तो उसके बाद से धीरे धीरे नितिन गडकरी का फिर वापसी राजनीति में हुई, और चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उनको विश्वास प्राप्त था इसलिए फिर उनकी वापसी हुई। और जब उनको अध्यक्ष बनाया गया, उनको अध्यक्ष बनाने का पूरा फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। आडवाणी जी बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं थे, कतई पक्ष में नहीं थे। आडवाणी जी ने अपना विरोध जाहिर किया था जब नितिन गडकरी का नाम आया था, लेकिन मोहन भागवत जी उस वक्त जो सरसंघ चालक बन चुके थे, और आडवाणी जी का चूंकि जिन्ना प्रकरण हो चुका था इसलिए आडवाणी जी के कद भी काफ़ी, उनका दबदबा जो था वो कमज़ोर हो गया था, क्योंकि जिन्ना प्रकरण के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था भाजपा के अध्यक्ष पद से, और वो तो उससे उनका जो स्वर था भाजपा के अंदर वो कमज़ोर हो गया था। फिर भी जितना वो कर सकते उतना उन्होंने विरोध किया, लेकिन मोहन भागवत जी ने फुट डाउन किया उस मामले में कि नहीं, नितिन गडकरी ही अध्यक्ष बने, और नितिन गडकरी ही अध्यक्ष बने, कार्यकारी अध्यक्ष बने, और कार्यकारी के बाद फिर उनको रेगुलर अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प तो हुआ जब नितिन गडकरी जी को दोबारा कार्यकाल मिलना था। जब दोबारा कार्यकाल मिला तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में पहले था कि एक व्यक्ति 2 बार बन सकता है अध्यक्ष, फिर उसको संशोधन करके किया गया कि एक व्यक्ति लगातार 2 बार नहीं बनेगा। फिर जब नितिन गडकरी को बनाया जाना था
तो मुंबई में भाजपा का अधिवेशन हुआ और उसमें बाकायदा ये संशोधन किया गया कि नहीं, जो व्यक्ति अध्यक्ष है वो अगर उसको दूसरा कार्यकाल पार्टी देना चाहेगी तो उसको दिया जा सकता है। ये संशोधन हुआ और वो गडकरी के लिए संशोधन हुआ था और पूरा स्टेज बिछा हुआ था गडकरी को अध्यक्ष बनाने के लिए। लेकिन भाजपा की जो आंतरिक राजनीति थी उसमें कहीं न कहीं, चूँकि गडकरी बहुत लोगों को अखर रहे थे, गडकरी की कार्यशैली अखर रही थी, गडकरी जो D4 उस वक्त कहलाता था बीजेपी का, जिसमें दिल्ली के 4 बड़े नेता थे उनको D4 कहा जाता था, उसमें सुषमा जी थी, अरुण जेटली थे, अनंत कुमार थे और वेंकैया नायडू थे। ये अडवाणी जी के बिल्कुल क्लोज माने जाते थे, उनको D4 कहा जाता था। तो D4 बिल्कुल गडकरी के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था और गडकरी पूरा संघ के हिसाब से काम कर रहे थे। गडकरी के टाइम ही संजय जोशी की वापसी हुई पार्टी के भीतर, जिनको कथित सीडी कांड के बाद जिनको साइडलाइन कर दिया गया था, पार्टी से बाहर कर दिया गया था, फिर उनकी वापसी होती है, उनको उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी दी जाती है, गडकरी देते हैं। तो गडकरी कई ऐसे फैसले ले रहे थे जो अडवाणी कैंप को अच्छे नहीं लग रहे थे और अडवाणी जी का जो पूरा खेमा था उस वक्त बीजेपी में वो पूरी तरह से गडकरी के खिलाफ था। और अचानक एक घटना होती है, अचानक, कि जिस दिन गडकरी जी को अध्यक्ष के लिए अनाउंस किया जाना था, तय होना था, सब कुछ हो गया था, स्टेज सेट हो गया था, उसके एक दिन पहले गडकरी जी का जो पूर्ति प्रतिष्ठान है उसके ठिकानों पर अचानक इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी पहुंच जाते हैं और सर्वेक्षण के नाम पर कि भाई वो सर्वे करना, और छापा, खबर टेलीविजन में चलती है, मीडिया में प्लांट होती है, ये छापा पड़ गया गडकरी का, छापा पड़ गया। हालांकि वो छापा नहीं था, वो सर्वे के लिए गए थे, लेकिन वो कुछ अफसर, और उसके बाद अचानक बीजेपी के अंदर ये मंथन होता है। अडवाणी जी ये इशू उठाते हैं कि चूंकि मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है और उस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, ऐसे में ऐसे व्यक्ति को अगर अध्यक्ष बनाएंगे जिसके यहाँ इनकम टैक्स के अधिकारी छापा मारने गए हैं, तो ये हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। और उनके स्तर के आगे फिर, और D4 पूरा इस तर्क को आगे बढ़ाता है, मीडिया में तर्क चलता है, फिर संघ जो है थोड़ा बेबस हो जाता है और अचानक बीच का रास्ता निकालते हुए जो लड्डू गडकरी जी के लिए आए थे वो राजनाथ सिंह के लिए बंटते हैं और राजनाथ जी अध्यक्ष बन जाते हैं दूसरी बार। तो ये कहानी है। अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के ही किस्से हैं तो उसमें एक किस्सा अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है। उनका भी बेहद दिलचस्प रहा है जिस तरीके से वो अध्यक्ष बने और उसके बाद, क्योंकि जो चेहरे जो फर्श से अर्श तक बीजेपी को लेकर गए उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का सबसे ज्यादा हाथ रहा। बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर भी है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने उसको बहुत आगे बढ़ाया है, 283 और 303 का नंबर तक पार्टी पहुंची है, लेकिन उसकी पूरी बुनियाद जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, इनका जो ट्रायो था उसने डाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना 2 सीटों की पार्टी थी 1984 में। देखिए, अटल जी जनसंघ के ज़माने से ही बड़े नेता थे। आडवाणी जी का कद तो बना है 1977 में जब जनता पार्टी सरकार बनी और जब वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनाए गए जनसंघ के कोटे से, और अटल जी विदेश मंत्री बने थे। लेकिन अटल जी का कद उसके पहले से ही 60s में ही काफ़ी हो गया था और वो जनसंघ के अध्यक्ष जब बने थे अटल जी, तो उनकी उम्र मात्र 43 साल थी। आज नितिन नवीन की उम्र 45 साल की है, तो हम लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अटल जी जब बने थे तो अटल जी की उम्र 43 साल की थी, नितिन नवीन से भी कम उम्र की थे वो। और बाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, फिर भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष बने वो अडवाणी जी का जो कद बढ़ा है वो बड़ा उनके रथ यात्रा जो राम रथ यात्रा अयोध्या की जो निकाली उससे बढ़ा। पार्टी ने ऐसा कोई प्रस्ताव और वो सब नहीं पास किया था, लेकिन अडवाणी जी ने घोषणा कर दी थी एक तरफा कि मैं सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा करूंगा। और चूंकि अडवाणी जी का कद तब तक इतना बढ़ गया था कि पार्टी में फिर को उसको मानना पड़ा, उस फैसले को पार्टी ने ओन किया कि हाँ भाई ठीक है, फिर पार्टी का फैसला हो गया। फिर उस पथ रथ यात्रा के गुजरात के जो प्रभारी थे, इंचार्ज थे, वो मोदी जी थे और ओवरऑल पूरा इंतजाम उसका प्रमोद महाजन ने देखा था, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसका प्रमोद महाजन जी ने देखा था। तो उससे, उस रथ यात्रा से अडवाणी जी की जो छवि थी वो तो उनका तो कद बहुत बड़ा हो ही गया, लेकिन उसने 2 नेता बीजेपी को और दिए उसी रथ यात्रा से, वो थे नरेंद्र मोदी और प्रमोद महाजन। ये दोनों नेता जो है राष्ट्रीय फलक पर उसी रथ यात्रा के जरिए आए, मतलब इनका जो कद बना अडवाणी जी का, अडवाणी जी तो थे ही उसके ये बने।
तो एक तरह से रथ यात्रा का परिणाम आप यही मान सकते हैं कि भाजपा को कुछ नए नेता मिले। अटल जी, अडवाणी जी तो थे ही, जोशी जी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी, प्रमोद महाजन, ये 2 और नेता मिले जो आगे चल के जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मोदी जी तो आज भी सबसे बड़े नेता हैं। और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात बताऊँ आपको अटल जी के बारे में। अटल जी लखनऊ से MP होते थे और सौभाग्य से मुझे भी उस समय लखनऊ में काम करने का मौका मिला जब अटल जी वहाँ से MP होते थे। तो अटल जी से मिलना जुलना बहुत होता था। 1996 में जब अटल जी MP चुने गए और उसके बाद जब वो 13 दिन की सरकार बनी, वो प्रधानमंत्री हो गए, तो वो लखनऊ आए उसी बीच में, वो 13 दिन के बीच में। तो राजभवन में वो थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी भाई, तो हम सब लोग गए। तो हम लोगों की आदत तो अटल जी से जाके ऐसे सीधे मिलने की थी। वो अक्सर स्टेट गेस्ट हाउस में रुकते थे या जहाँ भी रुकते थे हम लोग सीधे चले जाते थे। लालजी टंडन जी थे, राजेश पांडे, गुड्डू, ये सब लोग उनका काम देखते थे। फ़ोन से पता लग जाता था, हम लोग चले जाते थे और अटल जी से खूब गपशप होती थी, चाय पीते थे, हंसी मजाक होता था, बातें होती थी। लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर हो गए थे, तो जैसे हम लोग गए, हम लोग सब पत्रकार तो उसी आदत में थे कि अटल जी मिलने जा रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि हम प्रधानमंत्री अटल जी से मिलने जा रहे हैं। वहाँ एसपी जी ने रोक दिया सबको और एक एक आदमी की तलाशी ली गई, पूरा एकदम फ्रिस्किंग हुई, मोबाइल सब रखवा दिए गए जो नॉर्म है सुरक्षा का। तो हम लोग गए, अगले स्थान में बैठे, तो एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे, अब तो शायद नहीं है, लखनऊ के राजेंद्र द्विवेदी जी, आज अखबार के संपादक थे। उन्होंने एकदम से कहा कि अटल जी क्या बात है भाई, ऐसा हम लोगों की झोरा तराशी हुई जैसे हम लोग कोई चोर उचक्के हों, आपसे मिलने के लिए ये दिन भी देखना पड़ेगा। तो अटल जी ने देखा, मुस्कराए अपने अंदाज में, चिर परिचित अंदाज में, बोले भाई मैंने तो कहा था MP बनाओ, अब तुमने PM बना दिया तो भुगतो। बोले मैं तो MP बन के गया था यहाँ से, तब तक ठीक है, PM बना दिया तो अब भुगतो। उसका ठाके लगने लगे। तो अटल जी के साथ इस तरह का रहता था, वो बहुत ही वीटी थे इन सब मामलों में। अटल जी का स्टाइल था उनका, और वो कभी भी, मैंने तो कम से कम अपने पत्रकारी जीवन में जितना अटल जी से मेरा मिलना जुलना रहा, कभी उनको नाराज नहीं देखा। अच्छा, हाँ, अब होते होंगे, मैं नहीं कह रहा नाराज नहीं होते होंगे, लेकिन मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक बड़ा अनकंफर्टेबल सवाल पूछ दिया था उनसे, लखनऊ में ही, इसी अपराधीकरण को लेकर के। हमने कहा आपके सामने तो लोगों ने शपथ ली है। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अपराध सिद्ध, खाली अपराध दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। अब नेताओं पर अपराध होते रहते हैं, आपराधिक मामले होते रहते हैं, लेकिन जब तक अदालत से कोई अपराधी साबित ना हो तब तक कैसे उसे अपराधी मान लें। तो मैंने एकदम पलट के कहा, हमने कहा कि यही बात तो मुलायम सिंह जी कहते हैं, यही बात और नेता कहते हैं, तब आप लोग उनको घेरते हैं और आज आप वही कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो अटल जी मुस्कराए, मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि अब आगे चलो, मतलब उन्होंने धीरे कहा, वो जानते थे कि इसका क्या जवाब दें, लेकिन वो उनका तरीका था। और ऐसे उनके साथ और भी बहुत सारे तमाम दिलचस्प किस्से हैं बड़े नेताओं के, और मुझे लगता है राजनीति का दौर वो पत्रकारिता के लिहाज से स्वर्णिम दौर का बड़ा शानदार दौर था, जब हम लोग सीधे ये दिल्ली में अडवाणी जी, अटल जी, जोशी जी, ये सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते थे और उनसे बड़े तीखे तीखे सवाल किए जाते थे। ऐसे सवाल किए जाते थे, बड़ी मशहूर पत्रकार हैं हिंदू अखबार से नीना व्यास जी, वो तो मशहूर थी एकदम, बिल्कुल चुटीले सवाल कर रहे हैं, और हंसते हुए लोग उनके सवालों को एक्सेप्ट करते थे और जवाब भी देते थे, और नहीं देना होता तो मुस्कुरा के कहते थे अरे भैया आगे दूसरा हो कुछ। लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी पत्रकार के प्रति कोई कटुता, कोई नाराजगी, कोई वो दिखाया हो। तो वही दौर था। कांग्रेस में भी ऐसे तमाम नेता थे, बीजेपी में भी रहे हैं पुराने लोग, सब लोग और भी दलों में रहे हैं, तो वो एक अच्छा दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी के ये वो किस्से जो बीजेपी को, जैसा हमने पहले भी कहा कि फर्श से अर्श तक लाने में जो जिस शख्सियत का सबसे ज़्यादा हाथ रहा है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जो शख्सियत है वो रही है, और उसी शख्सियत को जानने की हमने जो है वो कोशिश की आपके ज़रिए। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो हाजिर जवाबी का हमने जिक्र किया, एक वाक़या जो उनका, जब वो बस से सफ़र करके जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लाहौर बस सेवा की शुरुआत हुई, वो पहुंचे तो एक पत्रकार ने
एक महिला पत्रकार ने जब उन्हें कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए, तो उन्होंने हंसते हुए ये कहा था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भी दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। वो वहीं की पाकिस्तान, ये उनकी हाजिर जवाबी थी। थी। और हमने वो किस्से आज समझने की भी कोशिश की है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का वो दौर जो है वो जीने की कोशिश की है। हाल ही में बीजेपी ने जिस तरीके से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चेहरा है, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को सामने किया है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के वो किस्से, वो बीजेपी जो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के वक्त में रही, वो आखिर किस तरीके से, क्या ये जो दौर है सरप्राइज वाला, क्या ये वही दौर है जो उस वक्त भी क्या इस तरीके के सरप्राइज एलिमेंट हुआ करते थे। विनोद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ किस्से कुछ कहानियों में आज के लिए इतना ही। अमर उजाला के साथ बने रहिए। बहुत धन्यवाद।